नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप देख रहे हैं द यूनिक पाठशाला। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर कैसे 500 से भी अधिक देसी रियासतों का विलय भारत में किया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी ब्रिटिश इंडिया की, यानी ब्रिटिश भारत की, जो कि दो हिस्सों में बटा हुआ था, जिसमें एक तरफ सीधे तौर पर अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र था जिसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था, तो दूसरी तरफ कई ऐसे क्षेत्र थे जहां आज भी राजशाही चालू थी और राजाओं का शासन चलन में था। ऐसे ही क्षेत्रों को देसी रियासतें कहा जाता था। इन रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता को स्वीकार तो कर रखा था, यानी ये अंग्रेजों के निर्देशानुसार अपने राज्य के आंतरिक मामलों का शासन खुद ही चलाया करते थे। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 1/3 भारत में देसी रियासतें मौजूद थी और भारत का हर चौथा आदमी किसी न किसी रजवाड़े या किसी न किसी रियासत का हिस्सा था। अब बात होगी रजवाड़ों के विलय की समस्या को लेकर। तो अंग्रेजों ने भारत की आजादी के साथ ही इन सभी देसी रियासतों को भी आजाद कर दिया और जिनकी संख्या लगभग 565 थी। अंग्रेजों के द्वारा इन आजाद रियासतों को यह छूट दी गई थी कि वो चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, चाहें तो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं और चाहें तो अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में बनाए रखें। लेकिन समस्या ये थी कि रियासतों में यह फैसला लेने का अधिकार वहां की जनता को नहीं बल्कि वहां के राजा को दिया गया था। अब ये एक ऐसी समस्या थी जिससे भारत की अखंडता के खतरे में पड़ने का डर था और इस डर की शुरुआत हुई त्रावणकोर से, जहां के राजा ने अपनी रियासत को आजाद रखने की घोषणा कर दी थी। कुछ दिनों के अंदर ही हैदराबाद के निजाम ने भी ऐसी ही घोषणा करी। अब इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान कई छोटे छोटे देशों में बढ़ जाएगा और देश के लोगों ने आजादी की लड़ाई में, आजादी के बाद के भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने का जो सपना देखा था वो भी अंधकार में था, क्योंकि ज्यादातर रियासतों के राजा अपनी जनता को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देना चाहते थे और वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ऐसा करने से जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। अब बात होगी रजवाड़ों के विलय को लेकर सरकार का क्या नजरिया था। तो रजवाड़ों के विलय को लेकर सरकार के रवैये की अगर मैं बात करूं तो उस समय की सरकार ने कैसे भी करके इन रजवाड़ों को भारत में मिलाने की कोशिशें शुरू कर दी थी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अहम भूमिका निभाई थी और ज्यादातर रियासतों के राजाओं को भारत में शामिल करने के लिए राजी कर लिया था। ये काम बहुत कठिन था पर सरदार पटेल ने बहुत ही चतुराई से इस काम को बखूबी अंजाम दिया था। अब सरकार के इस रवैये से तीन बातें स्पष्ट हो गई थी। पहला, ज्यादातर रियासतों के लोग भारत में शामिल होना चाहते थे। दूसरा, भारत सरकार कुछ रियासतों को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देने के लिए तैयार थी, जैसा कि काम जम्मू कश्मीर के मामले में अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 का प्रयोग करके किया गया था। तीसरा, हमें जिन हालातों में आजादी मिली उन हालातों में देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी था। केवल 4 रियासतें ऐसी थी जिनको छोड़कर 15 अगस्त 1947 तक लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी और भारत में शामिल होने के लिए रियासतों के राजाओं ने जिस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। आज की कहानी को करते हैं यहीं समाप्त। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 4 में से उन 2 रियासतों की जो भारत की आजादी के बाद भारत का हिस्सा बनी, एक मणिपुर और दूसरा हैदराबाद। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।